नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक गुजरात पहुंचे, उसके बाद से ही बीजेपी दफ्तर के सामने जिस तरीके से जश्न का माहौल दिखाई दिया, उसे ये साफ नजर आया कि मध्य प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी बड़ा खेल करने जा रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कर्नाटका में किस तरीके से बीजेपी ने बड़ा खेल किया और वहां पर सरकार बनाई। उसके बाद मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में लिया और उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिराकर वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। अब महाराष्ट्र में भी वैसा ही होने जा रहा है। जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है, उसमें एक नाम जोरों शोरों से चर्चा में आया, एकनाथ शिंदे का। जी हां, एकनाथ शिंदे जो है काफी लंबे समय से संजय राउत से खफा चल रहे थे। दरअसल संजय राउत ने कैमरे के सामने भी ये साफ कहा है कि बीजेपी ने कई बार उनकी बदनामी की है, उनकी बेइज्जती की है, उसके साथ वो नहीं जा सकती है। और एकनाथ शिंदे इस शर्त पर डटे हुए हैं कि बीजेपी के साथ उन्हें जाना है और ये बात संजय राउत मानने को तैयार नहीं है। संजय राउत सामने आकर यही बोल रहे हैं। अब ये जो प्रकरण चल रहा है उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि शिवसेना के पास विधायक नहीं है, क्योंकि 4 बजे उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करने की बात कही थी और वो नहीं कर पाए। उसके बाद अब सांसदों से भी बात करने की बात कर रहे हैं। ये जो भी प्रकरण चल रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि अब संजय राउत और उद्धव ठाकरे लगातार एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि समीकरण क्या बन रहा है, यानी कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सब कुछ मामला चल रहा है, उस वक्त बीजेपी कैसे वहां पर सरकार बना सकती हो और किस तरीके से बहुमत जो है वो महाविकास अघाड़ी सरकार खो चुकी है। एमएलसी चुनाव की बात से ही ये सारा मामला हुआ है। एमएलसी चुनाव में आपने देखा कि 22 विधायक जो है उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी और इसमें सिर्फ शिवसेना ही नहीं बल्कि एनसीपी और कांग्रेस के भी कुछ विधायक शामिल थे। ये बात खुद महाविकास अघाड़ी सरकार स्वीकार कर रही है और वो बता रही है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है उसके बाद वो इस पर लगातार बैठक ले रही है। कोई भी पार्टी हो, तीनों, चाहे वो शिवसेना हो, एनसीपी हो या फिर कांग्रेस हो, तीनों पार्टियां जो है अपने विधायकों को बुलाकर लगातार बैठकें कर रही हैं और वो जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। लेकिन पूरा जो ये मामला है वो देवेंद्र फडणवीस ने किया है। देवेंद्र फडणवीस लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाकर बैठे हुए हैं। तो जो लोग ये कह रहे थे कि अकेला देवेंद्र फडणवीस क्या करेगा, सुप्रिया सुले का वो बयान जो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत चर्चे में है, उसके बाद ही ये सब पूरा प्रकरण हुआ है। इसीलिए इस पर बीजेपी के जो नेता है लगातार इस कोर्ट को लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अकेला देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में क्या कर सकता है, ये आप सभी देख रहे हैं। अब जो समीकरण बन रहे हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। 288 सीटें हैं, उसमें से अगर बात करें तो एक विधायक जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो यहां पर जो सीटें बच रही हैं वो 287 सीटें बच रही हैं। इस पर जो नंबर 1 की पार्टी है बीजेपी, उसके पास 106 सीटें हैं। 6 सीटों के साथ 5 निर्दलीय विधायक हैं और 2 बाकी जो विधायक हैं उनका भी समर्थन है। एक पार्टी जो है जेएसएस और दूसरी जो है वो आरएसपी, इन दोनों पार्टियों का एक एक विधायक है जो बीजेपी को समर्थन कर रहा है। 5 निर्दलीय विधायकों के साथ बीजेपी का जो ये सीटों का आंकड़ा है वो हो जाता है 113, यानी कि यहां पर जो आंकड़ा है बीजेपी के पास 113 है, लेकिन एमएलसी चुनाव में 134 का आंकड़ा बीजेपी छू चुकी है, यानी कि 134 विधायक उसके पास इस वक्त हैं। जो विधायक गुजरात गए हैं, अगर उनकी यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद यहां पर 134 बीजेपी के पास उनके पक्ष में है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 44 विधायक हैं। एनसीपी की अगर हम बात करें उनके पास 52 विधायक हैं और वहीं पर शिवसेना जिसके पास 56 विधायक थे, लेकिन इस वक्त उसके पास जो विधायकों की संख्या है वो है 53। क्योंकि जो महाराष्ट्र में देख रहे हैं काफी लंबे समय से जो प्रकरण चल रहा है उसमें यह साफ पता चल रहा है कि शिवसेना अपने विधायकों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई सारे ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में लगातार रहे हैं। चाहे वो प्रताप सरनाईक का नाम हो, हमने आपको पहले भी कई सारी इंफॉर्मेशन इनके रिगार्डिंग दी है और ये बताया है कि प्रताप सरनाईक जो है वो बगावत कर चुके हैं और कई बार उन्होंने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है, ये बताने की कोशिश की है कि वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। इस पर संजय राउत ने कहा था कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन वहीं पर प्रताप सरनाईक ये बता रहे थे कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के रहते हुए खत्म हो जाएगी, इसीलिए वो उद्धव ठाकरे से शिवसेना को बीजेपी के साथ ले जाने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो तीनों आंकड़े हैं 44, 52 और 53, इन तीनों आंकड़ों को देखते हुए 149 विधायकों की संख्या महाविकास अघाड़ी सरकार के पास होती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो पूरा आंकड़ा है इसमें 19 निर्दलीय विधायक हैं जो महाविकास अघाड़ी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इसमें ओवैसी की पार्टी और भी जो वहां पर
और पार्टियां हैं वो समर्थन दे रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मिलाकर यहाँ पर 153 का आंकड़ा महाविकास अघाड़ी सरकार के पास होता है। लेकिन अब आपको बता दें कि गुजरात में जो विधायक बैठे हुए हैं उनकी क्या संख्या है। 35 विधायक जो हैं एकनाथ शिंदे के साथ गुजरात गए हुए हैं। अगर 153 से 35 हटाते हैं तो यहाँ पर बचता है 118, यानी कि 118 सिर्फ और सिर्फ महाविकास अघाड़ी सरकार के पास है। वहीं पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 113 विधायकों की संख्या है मौजूदा में, और वहीं पर 35 जो विधायक बाकी हुए हैं उनकी अगर संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं तो 148, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 144 का आंकड़ा चाहिए बहुमत के लिए, यानी कि बीजेपी की सरकार बनती हुई साफ नजर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और इसके साथ ही चर्चाएं ये भी जोरों शोरों से चल रही है कि एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बना सकती है बीजेपी। लेकिन यहां पर अब बड़ी खबर यह हो जाती है कि दल बदल कानून, जी हां, दल बदल कानून अगर लागू हो जाता है तो ये आंकड़े मायने नहीं रखेंगे। अब ऐसे में हम बात करते हैं कि दल बदल कानून होता क्या है और ये कब लगता है और कौन तय करता है, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। कानून के तहत 3 स्थितियां होती हैं इसमें, इनमें से किसी भी स्थिति में कानून का उल्लंघन सदस्य को भारी पड़ सकता है, यानी कि जो विधायक वहां पर बैठे हुए हैं उन पर शिकंजा उद्धव ठाकरे शिवसेना कस सकते हैं। क्योंकि संजय राउत ने मीडिया के सामने ये बयान दिया है कि जो भी मंत्री वहां पर बैठे हुए हैं उनका मंत्री पद तो जाएगा ही, साथ ही उन पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। एकनाथ शिंदे पर भी एक्शन होगा, और दूसरी तरफ उन्हें मनाने की भी कोशिश शिवसेना की तरफ से की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा अगर वो यहाँ पर नहीं आते हैं। लगातार उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। शिवसेना के विधायकों के परिजन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायक लापता हो गए हैं और इसीलिए वो एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। यही बात संजय राउत ने भी की थी, और उन्होंने ये कहा था कि जो भी विधायक वहां पर गए हैं उन्हें अरेस्ट किया गया है गुजरात पुलिस के द्वारा, उन्हें हिरासत में लिया गया है, उनकी जान को खतरा है। एक विधायक जो है वो 4 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। तो ये दिखाता है कि यहाँ पर अलग केस बनाने की कोशिश की जा रही है। हर जो पार्टियां हैं वो लगातार अपना अपना पक्ष रख रही हैं और किसी ना किसी तरीके से अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं दल बदल कानून का, और ये जो कानून है 3 स्थितियां, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 स्थितियां अगर हैं और इनमें से किसी भी स्थिति में अगर कानून का उल्लंघन होता है तो सदस्य को भारी पड़ जाएगा। विधायिका के पीठासीन अधिकारी यानी कि जो स्पीकर या चेयरमैन होंगे ऐसे मामलों में वो फैसला करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इनके फैसलों को उच्च अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। यानी कि अगर स्पीकर कोई भी फैसला लेता है तो उसके बाद वो कोर्ट में जा सकते हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर ये मामला लंबित चलता रहा है और ये मामला जो है कोर्ट में गया है, उसके बावजूद उनको मंत्री बना दिया गया है। जबकि आपको बता दें कि अगर किसी भी विधायक को निलंबित किया जाता है तो उन्हें मंत्री पद नहीं मिल सकता है जब तक पूरा ये मामला नहीं आ जाता। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले बहुत सारे राज्यों में हमने देखा है कि उन्हें मंत्री पद भी मिल जाता है और वो नई सरकार भी बना लेते हैं और ये मामला लंबित ही रहता है, चलता ही रहता है। अब ये जो 3 स्थितियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहली जो स्थिति है उसके बारे में बात करते हैं। अगर एक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला स्वेच्छा से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ दे या विधायिका में पार्टी की इच्छा के खिलाफ वोट करे, सदन के भीतर और बाहर जनप्रतिनिधि का आचरण इस बात को तय करने में मदद करता है कि स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ी गई है या नहीं। ये पहली स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति जो है वो ये होती है कि निर्दलीय चुने गए सांसद विधायक अगर बाद में किसी पार्टी की सदस्यता ले लें। तीसरी जो स्थिति बनती है वो ये है कि नामित जनप्रतिनिधियों से संबंधित है। कानून के अनुसार अगर वो नियुक्ति के 6 महीने के भीतर किसी दल में शामिल हो सकते हैं, उसके बाद नहीं। यानी कि जो तीनों स्थितियां हैं आप समझ सकते हैं कि जो अगर कोई भी विधायक है वो 6 महीने के पहले किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता है, उसके बाद वो शामिल नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो उस पर दल बदल कानून लागू होगा। अब इसके आगे बात करते हैं कि क्या कुछ ये नियम आगे कहता है। दल बदल के मामलों पर अगर हम देखें तो इस फैसले की कोई समय सीमा नहीं होती। ऐसे कई वाकये हमने पहले भी देखे हैं जहां पर विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है मगर स्पीकर फैसला भी नहीं कर पाए। यानी कि पहले जो फैसला होता है वो स्पीकर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या जो कोर्ट है वो बाद में जाते हैं, तो पहले स्पीकर ही इस मामले पर फैसला नहीं दे पाते और ये मामला जो है लंबित चलता रहता है और उनका जो विधानसभा का कार्यकाल है वो भी खत्म हो जाता है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2024 में चुनाव होने वाले हैं और 2022 से यानी कि 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। अगर 2 साल में ये फैसला नहीं होता है तो ये ऐसे ही मामला चलता रहेगा और जो भी विधायक गए हैं उनमें से कोई भी मंत्री भी बन सकता है। और इसके साथ ही एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। अब आगे ये बात करते हैं कि ऐसे विधायकों पर क्या क्या एक्शन होते हैं।
अगर स्पीकर या चेयरपर्सन जनप्रतिनिधि को अयोग्य करार कर दे तो वो उस सत्र के दौरान चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी कि उस सत्र में चुनाव वो नहीं लड़ पाएगा, अगले सत्र में वो उम्मीदवार हो सकता है। अगर अयोग्य करार कर दिया गया है तो उसका जो पूरा कार्यकाल है उस कार्यकाल में वो मंत्री नहीं बन पाएगा। लेकिन इससे पहले कई सारे राज्यों में मंत्री बन चुके हैं। अब इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कि किन किन राज्यों में ये कानून पहले लागू हो चुका है। गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में हमने देखा है कि इसी तरीके से जो विधायक हैं उन्होंने पाला बदला है, लेकिन मामला जो है अभी भी लंबित चल रहा है। तो ऐसा ही महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल जिस तरीके का मामला अभी दिखाई दे रहा है उसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई साफ नजर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो सकते हैं और एकनाथ शिंदे जो हैं वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। संजय राउत, उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके विधायक जो हैं उनसे संपर्क नहीं साध रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी ये शर्त रख रहे हैं कि अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तभी वो वापस आएंगे।